हेलो फ्रेंड, सचिन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन लेकर आया हूँ आज आपके लिए हमारे आसपास के पदार्थ का पार्ट नंबर 3। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं? जी हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। कैसे? पदार्थों की तीन अवस्थाएं अंतरापरिवर्तनीय होती हैं, अर्थात एक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में और दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में तथा तीसरी अवस्था से पहली अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। पहली अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। तो जो हमारा पदार्थ है वो तीन अवस्थाओं में परिवर्तित हो सकता है, पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में, दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में और तीसरी अवस्था से पहली अवस्था में। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमारा ये है बर्फ, बर्फ से क्या बन जाएगा? जल, और जल से क्या बन जाएगा? जल वाष्प। यानी कि बर्फ को गर्म करेंगे जल बनेगा, जल से गर्म करेंगे जल वाष्प, जल वाष्प को ठंडा करने पर जल बनता है, जल को ठंडा करने पर वो बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और ऐसे ही हम बात करें तो जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों ही अवस्थाओं में रह सकता है। पहले ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में रहता है, द्रव अवस्था में जल के रूप में रहता है और गैसीय अवस्था में वो जल वाष्प के रूप में रहता है। गलनांक, गलनांक की बात करते हैं। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी ठोस वस्तु जिस तापमान पर वो गल जाती है उसको ही क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक जो होता है 273.16 डिग्री केल्विन होता है। और नोट की अगर हम बात करें तो ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संलग्न यानी कि फ्यूजन भी कहते हैं। यानी कि जो ठोस अवस्था से हम सीधे द्रव अवस्था में आने की इस क्रिया को संलयन भी कहते हैं। उसके बाद आता है क्वथनांक की अगर हम बात करें तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। यानी कि वह वायुमंडलीय दाब जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है, यानी कि जो हमारा जो पदार्थ द्रव अवस्था में होता है वो द्रव अवस्था किसी एक टेम्परेचर पर जाकर उबलने लगता है और वही क्या कहला वही तापमान क्या कहलाएगा? उसका क्वथनांक कहलाता है। तो जल के लिए अगर हम तापमान की बात करें तो 273 डिग्री केल्विन अगर सेल्सियस की बात करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो गर्म होने लगता है, क्वथनांक होने लगता है। इसके बाद हम संघनन की बात करते हैं। आइए संघनन के बारे में। तो संघनन क्या होता है? संघनन या द्रवीकरण की बात करें तो वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि सीधे गैस अवस्था से वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस क्रिया को संघनन या द्रवीकरण कहलाता है। और वह क्रिया कहलाएगी संघनन या द्रवीकरण कहलाती है। इसके बाद हिमीकरण की अगर हम बात करें, हिमांक की हम बात करें तो वह तापमान जिस पर पदार्थ की द्रव अवस्था का रूपांतरण ठोस अवस्था में हो जाता है। यानी कि द्रव अवस्था का रूपांतरण किस में हो जाएगा? ठोस अवस्था में हो जाएगा। यानी कि जो द्रव है वो अब ठोस के रूप में बदल जाएगा। द्रव का हिमांक कहलाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव का हिमांक कहलाता है तथा इस प्रक्रिया को हिमीकरण कह देते हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिमीकरण कहलाती है। आइए इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझें। जो ठोस अवस्था यानी कि कोई भी वस्तु हमारी ठोस अवस्था में, या हम जल की बात करें, जल एक ठोस अवस्था में होती है। जो बर्फ होता है वो हमारा कैसा होता है? ठोस अवस्था में होता है। उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और जब द्रव को हम उष्मा यानी कि हीट करते हैं तो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसको अगर हम इस प्रोसीजर को अगर हम उल्टा कर दें, यानी कि गैसीय अवस्था को अगर हम शीतलता करें यानी कि ठंडा करें तो वो द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और द्रव को अगर हम अधिक मात्रा में ठंडा करें तो वो फिर से वापस क्या? ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सारी क्रिया क्या होती है? हमारी हिमीकरण कहलाती है। यानी कि द्रव को ठोस अवस्था में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? हमारा हिमीकरण कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की बात करते हैं। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है कि कुछ ठोस ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जो तेजी से गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि सीधे किसमें होते हैं? वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि कुछ ऐसे ठोस पदार्थ भी होते हैं जो तेजी से गर्म करने पर वो सीधे द्रव अवस्था में न परिवर्तित होकर सीधे किसमें? वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करते हैं, आइए उदाहरण से समझें इसको। तो इसमें है कि नौसादर, आयोडीन तथा कपूर तेजी से गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ ऐसे हमारे पदार्थ हैं, जैसे नौसादर की बात करें, आयोडीन की बात करें या कपूर की बात करें, इनको तेजी से अगर हम गर्म करें तो ये बिना द्रव अवस्था में आए सीधे किसमें हो जाते हैं? गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। आइए इसको भी हम एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ये ठोस अवस्था दिया, द्रव अवस्था दिया और गैस अवस्था दिया। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? ऊर्ध्वपातन की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में परिवर्तन करने के लिए क्या करते हैं? संलयन करते हैं। तो संलयन करने से वो क्या होता है? ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। उसका अगर हम वाष्पीकरण करते हैं तो वो गैस अवस्था में, यानी कि अगर द्रव का वाष्पीकरण होता है तो किस में चला जाता है? गैस अवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और अगर गैस को हम संघनन करते हैं तो द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। यानी गैस को संघनन का मतलब इकट्ठा करना। गैस को अगर इकट्ठा करते हैं द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। और द्रव को अगर
अगर हम जमाना शुरू कर देते हैं वो ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। लेकिन अभी हमने जो पढ़ा है वो है ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, अगर ठोस अवस्था सीधे ऊर्ध्वपातन की क्रिया करने से वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसी के बाद हम बात करते हैं किसकी, वाष्पीकरण की। तो वाष्पीकरण क्या होता है, तो जब किसी द्रव को वायु में खुला रख दिया जाता है तो वह धीरे धीरे अवस्था में परिवर्तित होकर वायुमंडल में विलीन होने लगता है और इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि अब हम क्या करते हैं कि हमने एक द्रव को खुली अवस्था में रख दिया और वायु के संपर्क में रख दिया और धीरे धीरे उसकी अवस्था जो है परिवर्तन होती रहेगी और वायुमंडल में वो वाष्पन के रूप में उड़ता चला जाएगा, यानी कि वाष्पीकृत होता चला जाएगा। अगर हम बात करें वाष्पीकरण की गति की, तो वाष्पीकरण की गति निम्न अवस्थाओं में अधिक होती है। तो सबसे पहले उसका द्रव का ताप बढ़ने पर, अगर द्रव का ताप हम अधिक बढ़ा दें तो क्या होता है, उसका जो द्रव का तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण अधिक होता है। दूसरा, द्रव का सतही क्षेत्रफल अधिक करने पर, द्रव का सतही क्षेत्रफल अगर हम अधिक कर दें तो उससे भी क्या होगा, हमारा जो वाष्पीकरण उसकी वाष्पीकरण की दर जो है वो काफ़ी अधिक हो जाएगी। और नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वायु का प्रवाह तेज करने पर, वायु का प्रवाह अगर तेज हो जाता है तो भी क्या होता है, जो वाष्पीकरण की दर है वो काफ़ी तेजी से हो जाती है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला है पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर। जब किसी वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो उसका वाष्पीकरण की दर भी काफ़ी अधिक हो जाएगी। तापमान में वृद्धि करने पर, तापमान में वृद्धि करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, वो उसकी जो वाष्पीकरण को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। आर्द्रता में कमी आने पर, अगर आर्द्रता में कमी आती है तो भी वाष्पीकरण को प्रभावित कर देगा। वायु की गति में वृद्धि करने पर, जब वायु की गति तेज हो जाएगी तो उसमें भी क्या करेगा, तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने का ये एक कारण है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, यानी कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। खुले बर्तन में रखे द्रव में निरंतरता वाष्पीकरण होता रहता है। अगर हम किसी द्रव को खुले बर्तन में रख दें तो उसमें क्या होगा, उसमें लगातार जो है उसका वाष्पीकरण होता रहता है। अगर नंबर 2 की बात करें, गर्मियों में हमें सूती वस्त्र पहनने चाहिए जिससे जो जल की वाष्पीकरण वो जल्दी से तेजी से होता रहे। और नंबर 3 की अगर हम बात करें तो गर्म व शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा करता है। गर्म और शुष्क दिन में कूलर क्या होता है, वो काफ़ी अधिक ठंडा करता है, तो इसमें क्या है, वाष्पीकरण काफ़ी तेजी से होता रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।